मरहूम अहमद पटेल के फर्जंद फैसल पटेल कांग्रेस आला क़यादत से नाराज हैं। उन्होंने ट्वीट करके पार्टी छोड़ने का इशारा भी दिया है। फैसल पटेल ने ट्वीट में ऑप्शन खुले रखने की बात भी कही है। उन्होंने पार्टी आला क़यादत की जानिब से हौसला अफजाई न किए जाने की शिकायत की है। ख्याल है कि फैसल ने गुज़श्ता साल दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी की थी। अहमद पटेल का लंबी बीमारी के बाद 9 नवंबर 2020 में इंतकाल हो गया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिसोदिया, आपसे जानना चाहेंगे आखिर नाराजगी की क्या वजह है? देखिए, जिस तरह का ट्वीट किया गया है उससे इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि जो स्थान या जो तवज्जो उनको दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी जा रही है। आने वाले दिनों में पंजाब में चुनाव, क्षमा कीजिएगा, गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और इस बाबत करीब 10 दिन पहले वो AICC मुख्यालय भी आए थे और वहां भी कुछ नेताओं से बात हुई थी। जब उनसे हम लोगों ने बात की और पूछा कि क्या आप गुजरात में भी सक्रिय होंगे, क्या गुजरात में भी आपको जिम्मेवारी लेंगे, तो उस दौरान भी उनका बयान था कि ये पार्टी को तय करना है और पार्टी मुझे जो भी जिम्मेवारी देगी वो जिम्मेवारी में लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो लगातार जो हालात हैं या यूं कहें कि जो जिस तरह की जिम्मेवारी मांग रहे थे या फिर इन्वॉल्व करने की बात हुई थी वो उनको तवज्जो नहीं दी गई और इसी बाबत इस तरह का ट्वीट आया है जो ये दर्शाता है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और उनके संबंध जो पार्टी के साथ हैं वो ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, जिस तरह से हमने देखा कि कांग्रेस के अंदरूनी जो मसाइल हैं वो काफी ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उनकी पहले भी मुलाकात हुई उस तरह से पार्टी के 2 हिस्से भी हो गए, आला क़यादत की मीटिंग भी हो गई, तो देखने में ये लगता है कि अंदरूनी पार्टी के जो हालात हैं वो खराब से खराबतर होते जा रहे हैं और जो पार्टी के अरकान हैं उनमें भी काफी ज्यादा तजाद जो है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए, मामला तब और गंभीर हो जाता है जब ये ट्वीट अहमद पटेल के बेटे फैजल करते हैं, क्योंकि एक समय था जब सरकार से लेकर संगठन में पकड़ या यूं कहें कि जो कोई हनक होती थी वो चलाने की जिम्मेदारी पूरी अहमद पटेल की होती थी और उनके जाने के बाद उनके इंतकाल के बाद अगर उनके बेटे की तरफ से इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं तो ये इस बात की तरफ दर्शाता है कि पार्टी के अंदर जो अंदरूनी हालात है वो ठीक नहीं चल रहे हैं। अभी गुजरात में जो चुनाव होने वाले हैं और गुजरात के चुनाव के मद्देनजर ही एक जिम्मेवारी की बात की जाती है कि वहां अगर उनको कोई जिम्मेवारी दी जाती है या जिम्मेवारी लेते हैं तो ऐसे में वहां पे पार्टी को ऐसे मजबूत किया जाए। लेकिन वहां के कई नेता हैं वो भी नाराज बताया जा रहा था और जो ट्वीट इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो भी बातें थी या जो भी उनके तरफ से मांग की गई होगी उस मांग पे कोई गौर नहीं फरमाया गया, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई और इसी बाबत इस तरह का ट्वीट किया गया। बिल्कुल रवि, अब देखने वाली ये बात होगी कि इस ट्वीट के जरिए अब आगे का लाए अमल क्या कुछ होगा वो भी हमें आइंदा वक्त में देखने को मिल जाएगा। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। हरियाणा और पंजाब में चंडीगढ़ के मसले पर जोरदार रस्साकशी हो रही है। इस सिलसिले में हरियाणा असेंबली का भी खुसूसी इजलास बुलाया गया। CM खट्टर ने ऐवान में चंडीगढ़ के मसले पर करारदाद पेश किया और पंजाब असेंबली में मंजूर करारदाद पर तशवीश जाहिर की गई। करारदाद में सतलज यमुना लिंक कैनाल की तामीर करने की मरकज से मांग की गई। कैपिटल बनाने के लिए फाइनेंशियल मदद जुड़ी हुई, अगर हम नई कैपिटल बनाएं तो उसके लिए हमें केंद्र से उसके लिए उसका पैसा मिलना चाहिए ताकि उसी के मुताबिक हम नई कैपिटल बना सकें। और जब तक इन सारे मुद्दों का एकल फैसला नहीं होगा हरियाणा यहां डटा रहेगा। चंडीगढ़ से अपने कदम, अंगत का कदम हमने यहां लगा रखा है, यहां से हमारा पैर कोई नहीं उखाड़ सकता। हम चंडीगढ़ में डटे रहेंगे जब तक हमें SOL का पानी नहीं मिलता, हमें हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं मिलते और नई राजधानी बनाने के लिए हमें पैसा नहीं मिलता, तब तक चंडीगढ़ हमारा है। मध्य प्रदेश के देही इलाकों में हुकूमत के जरिए बनाए हेल्थ सेंटर पर पानी की किल्लत का मामला सामने आया है। रूरल हेल्थ सेंटर्स पर पानी की किल्लत का मामला मध्य प्रदेश के हेल्थ कमिश्नर डॉक्टर सदरामा के जरिए हुकूमत के लिखे गए खत से सामने आया है। हेल्थ सेंटर के जरिए मध्य प्रदेश के 52 अजला में से 41 अजला के 3042 देही हेल्थ सेंटर्स पर पानी की किल्लत का खुलासा किया गया है। हेल्थ कमिश्नर के जरिए खत में लिखा गया है कि जून 2020 में देही हेल्थ सेंटरों को जल जीवन मिशन के तहत तरजीहात की बुनियाद पर नल जल कनेक्शन जिला सतह पर देने का वादा किया गया था, जिस पर आज तक अमल नहीं किया जा सका।
कमिश्नर हेल्थ के जरिए हुकूमत से जिला की सतह पर पानी की किल्लत का सामना करने वाले देही हेल्थ सेंटर को नल जल कनेक्शन देने का मुतालबा किया है। वहीं रेवा में कवाल शरीफ परवाज के जरिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को लेकर दिए गए मुतनाज़ा बयान पर कवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। कवाल शरीफ परवाज की गिरफ्तारी एमपी वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की हिदायत पर की गई है। कवाल शरीफ परवाज की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के रेवा की पुलिस ने उत्तर प्रदेश के कानपुर से की है। कवाल शरीफ नवाज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। कवाल शरीफ परवाज ने अपने बयान में कहा था कि पीएम मोदी, अमित शाह और योगी कुछ नहीं है। अगर गरीब नवाज चाह लेंगे तो हिंदुस्तान पता भी नहीं चलेगा कि कहां पर बसा था और कहां पर था। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मीटिंग हुई। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत पार्टी के बड़े लीडरान मीटिंग में मौजूद रहे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान अरकान पार्लियामेंट से अपने अपने हलके में प्रोग्रामों का इनेकाद करने और बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े मकामात के दौरा करने की हिदायत दी। 14 अप्रैल का अम्बेडकर जयंती है। 7 तारीख से शुरू होगा और 20 तारीख का ख़त्म होगा। इस बीच में डॉक्टर अंबेडकर जी का जो जयंती है, वो अंबेडकर का जयंती का दिन भी विशेष प्रोग्राम का माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान की है और 15 दिन का ये कार्यक्रम में विशेष रूप से उन्होंने आग्रह किया है हम सब लोग ये जो स्वच्छता के कार्यक्रम में विशेष था 75 जो हमारा वाटर टैंक्स रहता है, तालाब बोलते हैं हिंदी में, वो तालाब स्वच्छता के उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आग्रहपूर्वक आप सब रहे, उसमें श्रमदान करें, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। और कल माननीय प्रधानमंत्री बीजेपी के स्थापना दिवस पर शुभ अवसर पर सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं। 7 अप्रैल को आयुष्मान भारत है और जन औषधि केंद्र का है और 8 अप्रैल को पीएम आवास है और 9th हर जल घर जल है और 11 को ज्योतिबा फुले का है और 12 को कोविड वैक्सीनेशन सेंटर और स्कूल को जाके स्कूल को बच्चों को प्रेरित करें कि अब आप कृपया वैक्सीनेशन ले लो और वैक्सीनेशन सेंटर को विजिट करें। और 13 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना है उसमें पीडीएस सेंटर को विजिट करना है। और 14 तारीख को अंबेडकर जयंती बूथ लेवल पर करना है। 15 को जनजाति दिवस हमारा जो एसटी मित्र है उन लोगों से बातचीत करना है और उनका जो स्कीम है वो उनके बारे में पहुंचा है न पहुंचा है वो देखना है। 16 अप्रैल अन्न ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो श्रमिक है उनके लिए भारत सरकार का योजना है उसके रख के कार्यक्रम करना है। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। महंगाई ने आम लोगों के बजट को बिगाड़ दिया है। माह रमजान में मुसलमानों के लिए खरीदारी महंगी साबित हो रही है। हर चीज की कीमत गुज़श्ता साल के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है। बढ़ती महंगाई से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई का असर रमजान में इफ्तारी के दस्तरखान पर भी पड़ रहा है। इफ्तारी में जो फल फ्रूट काम में लिए जाते हैं वो पिछले साल से दोगुने तक महंगे हैं और इस बार का बजट इफ्तारी के मामले में दोगुना हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ कई वैरायटी की खजूर मौजूद है जिस खजूर से बाकायदा रमज़ान इफ्तार किया जाता है। यहाँ पर जो है बाज़ार में आम की आमद हो चुकी है और तमाम वो फ्रूट्स जिसमें चाहे सेब हों, चाहे तरबूज हों, चाहे केले हों, वो मौजूद हैं। लेकिन इनका जो बाज़ार का भाव है वो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी तेज़ है। जो बाज़ार के भाव को लेकर के कुछ दुकानदारों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं सब क्या हालात है इस बार और जो इफ्तारी है कितनी महंगी पड़ रही है पिछले साल के मुकाबले। कम से कम 50 रुपए किलो महंगी पड़ रही है। क्या भाव सेब थे पिछले साल, इस बार क्या भाव है?
पहले 160 रुपए किलो था, 220 रुपए किलो है। 220 रुपए किलो चल रहे हैं सेब। जी। और जो खजूर की कई वैरायटी हैं, कीमिया है, इसमें अजवा है, बहुत सारी चीज़ें आपने रखी हुई हैं। ये 50 रुपए किलो महंगी है कम से कम। पिछले साल के ये जो डब्बा है कितना, आधा किलो का है? जी आधा किलो का है। कितने का था ये 140 का था पहले। 140 का, आप कितने का दे रहे हैं? अभी 180 का है। 180 का, तो यानी किलो का आपके जो भाव है इसमें खजूर में, सामान्य जो नॉर्मल खजूर और महंगी खजूर है, इसमें कितना कितना फर्क है? 20 से 30 रुपए का फर्क आ गया इस साल। इस साल में 20 से 30 रुपए का खाली। और ये जो आम आया है नया मार्केट में, इस पे क्या भाव है? जो पिछले साल 160 का था, इस टाइम 220 रुपए किलो का। 220 रुपए किलो में लॉन्च हुआ है। जो अभी नया जो देखेंगे इसकी फसल आई है। कुछ विदेशी फ्रूट भी यहाँ पर मौजूद है इफ्तारी के लिए। ड्रैगन फ्रूट क्या भाव है? ड्रैगन फ्रूट 80 रुपए पर पीस है। 80 रुपए पर। पहले क्या भाव दे रहे थे आप? 60 रुपए का। 60 रुपए का। तो आप देखिए कि ये जो बाजार की चीज़ें हैं इनके ऊपर काफ़ी असर पड़ा है। जो आम रोज़ेदार है, मुसलमान हैं, वो लोग इफ्तारी का इस्तेमाल करते हैं, काम में लेते हैं यहाँ पर रमज़ान के दौरान, जिसमें खजूर बुनियादी ज़रूरत होती है। उसके अलावा तमाम तरह के फ्रूट जो है काम में लिए जाते हैं। आप देख सकते हैं बाज़ार के अंदर जो तमाम तरह के फ्रूट हैं यहाँ बिक रहे हैं। केले जो हैं ये बहुत काम में लिए जाते हैं। भैया केले क्या भाव आपके चल रहे हैं? 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो। पिछले साल रमज़ान में क्या भाव थे? 30 रुपए। 30 रुपए किलो, यानी 10 रुपए किलो का जो भाव में इजाफा है केलों में भी देखने को मिला है। तमाम चीज़ों का असर इन बाजार की चीज़ों में है। पपीता आप देखिए कि बहुत बुनियादी ज़रूरत होती है इफ्तारी के अंदर। क्या भाव है पपीता? क्या भाव दिया भैया? पपीता 40 रुपए। पहले क्या भाव आया करता था? 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो तक होता, दुगना इसका भाव हो चुका है। ये सिर्फ इसकी बात नहीं है, हर तरह की ऐसी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ जो कि रमज़ान में काम में ली जाती है उसका नज़ारा आप देख सकते हैं कि जो शिकंजी है वो नींबू से बनाई जाती है। नींबू का जो भाव है इस टाइम सबसे ज़्यादा है। 60 रुपए किलो आने वाला नींबू अब आप देखिए कि 300 रुपए किलो तक मिल रहा है। नींबू का भाव अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बड़ा है। अभी आप देखिए कि नींबू यहाँ पर मार्केट में सबसे कीमती चीज़ हो गई है। सर नींबू आप ले रहे हैं, क्या भाव मिल रहा है आपको? सब ये इन्होंने 280 बोल रहे थे, 250 दिया। 250 दिया। पिछले साल तक क्या भाव था सीजन में, अप्रैल में? 50-60 रुपए किलो मिलता है। 50-60 रुपए किलो मिल रहा था। फिर भी आप ले रहे हैं। अभी गर्मी का दौर है, शिकंजी वगैरह की ज़रूरत होती है, लिक्विड की ज़रूरत होती है, इसीलिए बढ़े हैं भाव। नींबू सबसे ज़्यादा बढ़े। नींबू सबसे ज़्यादा बढ़े। नींबू का इस्तेमाल शिकंजी में भी किया जाता है रमज़ान में? हाँ, शिकंजी का इस्तेमाल होता है क्योंकि दिन भर की प्यास जो होती है तो शाम को नींबू की ज़रूरत तो पड़ती है। नींबू की ज़रूरत पड़ती है। और इस बार सबसे महंगा नींबू ही है। इस बार तो सबसे इतना महंगा तो कभी देखा नहीं मैंने लाइफ में कभी, मतलब यहाँ पे 280-300 रुपए किलो तक मार्केट। हाँ, यही रेट चल रहा है। क्या भैया क्यों नींबू इतना महंगा क्यों हुआ? नींबू सर माल नहीं आ रहा ढंग के मार्केट में। माल भी आ रहा है तो बहुत कम आ रहा है, और माल भी कोई ढंग के मतलब कि माल नहीं आ रहा है। और डिमांड है ये जो है ना अपन जो ये चल रहा है, क्या कहते हैं, ईद चल रहा है ना, रमजान चल रहा है, नवरात्रा चल रहा है, उसके लिए डिमांड ज़्यादा हो रहा है नींबू का। और भाव आगे से बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है। तो रमजान और नवरात्र दोनों चल रहे हैं। तो ये आप देखिए बाजार के ये हालात हैं, नींबू के ये भाव हैं। बाकी चीज़ों के बताते हैं आपको। यानी जो शिकंजी से गला तर करते हैं लोग, वक्त दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं रमजान में, बुनियादी ज़रूरत की चीज़ है। खजूर जो है वो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ है। ये सारे फ्रूट हैं। जो बजट है वो डबल हो गया है इस बार रमज़ान का, और जो दस्तरखान है काफ़ी महंगा पड़ रहा है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज इजाफा हो गया है। फिर से आज दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। दिल्ली में पेट्रोल 104 रुपए 61 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है। वहीं डीजल की कीमत 95 रुपए 87 पैसे हो गई है, जबकि मुंबई में पेट्रोल की कीमत 119 रुपए 67 पैसे पर पहुंच गई। वहीं डीजल की कीमत 103 रुपए 92 पैसे हो गई है। मुसलसल बढ़ती महंगाई ने आम लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। बहुत सर, बहुत काफ़ी महंगा है सर। यानी अभी हम लोग है बजट खराब हो रहा है बस इस वक्त। काफ़ी बजट खराब हो, 3-4 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ गया है तो काफ़ी। अभी ना जो पहले में हम खुद थोड़ा कम ही डलवा रहे हैं अभी तेल। पहले 600-700 रुपये डालते थे क्योंकि हमको हर महीना भर चलना पड़ता है। अभी ऐसे बहुत दिक्कत है सर। फर्क तो 100% पड़ने जा रहा है धीरे धीरे। अब पहले कहाँ 2200 का महीने निकल जाता था पेट्रोल, अब 3000 कर जाता है। कंट्रोल करेगा कौन? अब सरकार के कम पैसे कम पड़ रहे हैं, आए दिन बढ़ाए जा रहे हैं। पेट्रोल ही नहीं, हर चीज़ में बढ़ाई महंगाई हो रही है। जेब पे तो असर पड़ रहा है, काफ़ी असर पड़ रहा है, क्योंकि 80 पैसे लगभग रोज़ ही बढ़ रहे जब से इलेक्शन के रिजल्ट आए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने पहले कंट्रोल किया, तो चाहती तो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकती थी गवर्नमेंट, बट आई डोंट नो कि गवर्नमेंट का फोकस है इस तरफ नहीं है, कितना फोकस है। वो तो कहते हैं कि हमने
मार्केट के हिसाब से कर दिया। बट जब इलेक्शन थे तब तो मार्केट के हिसाब से रुका हुआ था, तो अभी अचानक से इतना बढ़ना, पहले होता था कि 2 रुपये 3 रुपये बढ़ता था 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, बट अब यह है कि 10 दिन में ही 8 रुपये बढ़ जा रहा है। कुछ ना कुछ है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इतना सारा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से भी अगर गवर्नमेंट तेल के प्राइस फिक्स करती है तो कच्चे तेल की कीमत इतनी तो नहीं बढ़ रही है जितनी हमारे यहाँ पे बढ़ रही है। तो अगर रेशो बाकी चीज़ें भी दिखाए तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंट्रोल को करना चाहिए गवर्नमेंट के, क्योंकि पेट्रोल तो सबके लिए है, किसी कोई पर्टिकुलर बंदा अमीर गरीब का तो हिसाब है नहीं इसमें। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट को इस बारे में थोड़ा सा सबके बारे में सोचना चाहिए, थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए इसका। डीजीपी दिलबाग सिंह ने श्रीनगर में कल सीआरपीएफ जवानों पर हुए हमले से मुतालिक एक सवाल के जवाब में कहा है कि मिलिटेंटों का पागलपन और इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मासूम अफराद को निशाना बनाना और खासतौर पर माह रमजान में आम शहरियों पर हमले की अवामी हलकों ने सख्त मजम्मत की है। सिंह ने कहा कि अमन कायम रखने के लिए फोर्सेस की कार्रवाई जारी रहेगी। इससे कबल कल शहीद हुए सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल विशाल कुमार को खराज अकीदत पेश किया गया। कई आला अफसरान ने शहीद को खराज अकीदत पेश किया। इसके साथ साथ जो कल 2 वाक़ात और पेश आए, नॉन लोकल लेबर को गोली चलाना और ज़ख्मी करना या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर को टारगेट करना, इसकी भी सख्त मजम्मत हुई है। ये बर्बरियत, हैवानियत की एक तरह की निशानी है, वहशियाना तरह की हरकत है। जब समझ लीजिए कि कोई जानवर पागल होता है उस तरह की हरकत है। अनफॉर्चुनेटली ये जो पागलपन है इसका इशारा इनकी लीश कहीं और है और वो हम पहचानते हैं और उसके ऊपर बराबर कार्रवाई हो रही है। और जब मान लीजिए जानवर पागल होता है उसका हशर क्या होता है वो भी आप जानते हैं, ऐसा ही हशर होगा। और मैं समझता हूँ कि हम लोग अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए आने वाले वक्त में अमन और शांति को और मजबूत करने के लिए अपना काम करते रहेंगे। सिविल सर्कल्स में, कश्मीर में, सब जगह ख़ास और आम लोग हर किसी ने इसकी मजम्मत की है। हम भी इसकी मजम्मत करते हैं और साथ ही साथ जो जरूरी कार्रवाई है वो की जाएगी। OGW की प्रेजेंस हमेशा रही है। वो मंजरे आम पे जब आती है तो थोड़ा सा पता चलता है कि जहाँ हरकत है वहाँ हरकत है। अगर प्रेजेंस ज़्यादा है तो पुलिस और फोर्सेस की तरफ से कार्रवाई भी तेज करी गई है। अगर आप पिछले 3 महीने का आंकड़ा देखें तो अभी तक 42 ऐसे दहशतगर्द जो हवानियत की राह तैयार करके चल रहे हैं उनका सफाया हो चुका है और इससे ज़्यादा बड़ी तादाद जो है OGWs की उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। ये अवाम के दुश्मन हैं, लोगों के दुश्मन हैं। हमारे पड़ोस के लोगों की पेट में दर्द होती है जब जहाँ पर हालात बेहतर होते हैं, लोगों की रोजी रोटी चलती है, इससे उनको तकलीफ़ होती है, उनको हजम नहीं होती जब आते हैं। इसीलिए लोग इस बात की हर तरीके से मजम्मत कर रहे हैं। कल मैं देख रहा था लोग कह रहे थे कि ये जो बाहर से लोग आते हैं ये हमारे लिए काम करते हैं, अगर इनको कोई निशाना बनाता है तो उसको किसी सूरत में कोई जो है वो टॉलरेट करने वाला नहीं है। अगर FT बहुत कम हो चुके हैं, 32 FT पिछली बार जो पाकिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी को चलाने के लिए जहाँ पर आते हैं, 32 दहशतगर्दों का पिछले साल सफाया हुआ जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इस साल भी अभी तक काफ़ी अच्छी तादाद में जो FT वो न्यूट्रलाइज हो चुके हैं और आगे कार्रवाई जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज ठाकरे का लाउड स्पीकर पर अजान की मुखालफत का मामला। MNS की मुस्लिम लीडरशिप में बयान के खिलाफ नाराजगी पाई गई है। पुणे में MNS मुस्लिम कारकुनान ने इस्तीफा दे दिया। दरअसल पार्टी की रुकनियत से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2-3 दिन में मजीद मुस्लिम कारकुनान छोड़ सकते हैं। पार्टी इस तरह के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। दरअसल राज ठाकरे का लाउड स्पीकर पर अजान की मुखालफत के मामले के ताल्लुक से ये खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर MNS की मुस्लिम लीडरशिप में के बयान के खिलाफ नाराजगी पाई जा रही है। पुणे में MNS मुस्लिम कारकुनान ने इस्तीफा दे दिया। असल में उन्होंने पार्टी की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है और इस तरह से खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि 2-3 दिन में मजीद मुस्लिम कारकुनान पार्टी छोड़ सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं।
रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 40 दिन से जायद हो चुके हैं। जंग की खौफनाक तस्वीरें यूक्रेन के कई शहरों से सामने आ रही हैं। इसी बीच यूक्रेन के शहर माइकोलाइव समेत दूसरे शहरों पर बमबारी भी जारी है। माइकोलाइव के मेयर का दावा है कि जनूबी यूक्रेन के शहर को रूस लगातार निशाना बना रहा है। शहरी इलाकों में क्लस्टर बमबारी भी की जा रही है ताकि रूसी भरी फौज की पेशकदमी को यकीनी बनाया जा सके। मेयर ने शहरियों से माइकोलाइव छोड़ देने की अपील भी की है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस का भी कहना है कि मारियुपोल में फंसे शहरियों को निकालने गए इसकी टीम को शहर में दाखिल होने नहीं दिया गया। उधर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि बूजा में 300 से जायद शहरी हलाक हुए हैं। उन्होंने रूस पर जंगी जुराइम छुपाने की कोशिश करने का इल्जाम आयद किया। ज़ेलेंस्की ने आलमी बरादरी से रूस पर मजम्मत पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। ज़ेलेंस्की आज सलामती कौंसिल से खिताब भी करेंगे।